ना बहा करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सरकार ने अनेकों योजनाएं उनकी बनाई कि वो जीवन जी सके। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 21 में डिग्निटी के साथ जीने की बात कही गई। एक व्यक्ति केवल जिए नहीं, इज्जत के साथ जिए। और इसी कारण सरकार ने अनेकों प्रोविज़न क्रिएट किए कि गरीब के लिए अलग अलग मदों में वो योजनाएं खड़ी की गई। और हमारा ये मजदूर बोर्ड जो है, ये भी इसी का परिचायक है। अफसोस तब होता है जब सरकारों के पास पैसा भी होता है, लोग भी है, और वो नियत ना होने के कारण काम ना कर सके। अभी विपक्ष के हमारे विधायक वीरेंद्र कादियान जी ने कहा 12 मदों में हमने काम किया, 5 ही में तो नहीं कर पाए, कोविड का समय था। रटे रटाए पहरा पढ़ रहे हैं पक्ष के नेता। मैं उन्हें कुछ कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जिन योजनाओं की बात हमारे सभी साथी कर रहे हैं, उन सभी साथियों ने वो बातें कहाँ से कही? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक सरकार को झाड़ लगाई, डांट लगाई कि आपके पास पैसे भी हैं और लाखों मजदूर जो दिल्ली में काम करते हैं, ग्रैब लग गया था। ग्रैब में सरकार का प्रोविज़न होता है कि आप मजदूर को 8,000 रुपये दें। मैं पूछना चाहती हूं, जिन माननीय सदस्य ने कहा कि जब लोग गांव चले गए तो जी कैसे करते, कहां से देते? कोर्ट कहता है कि आपने 2,000 रुपये तो दिया, बाकी का 6,000 क्यों नहीं दिया? क्या चाहते थे उस 6,000 का करना? कोर्ट ने कहा कि 2,000 दिया, 6,000 क्यों नहीं दिया? पूरा का पूरा 8,000 क्यों नहीं दिया? यदि वो गांव चला गया था तो 2,000 कैसे दिया, ये बताएं। माननीय कोर्ट ने 2024 दिसंबर में जब ये कहा कि भाई आपको सब्सटेंस अलाउंस देना था आपके मजदूरों को, आपने क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने आनन फानन में जवाब दे दिया कि जी वो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़े नहीं थे। तो उन्होंने कहा भी आधार कार्ड से यदि बैंक अकाउंट जुड़े नहीं थे तो क्या पैसा नहीं दिया जाएगा? क्या ये जरूरी है? तो ऐसा कोई कानून है? तो इन्होंने जवाब देना पड़ा। कोर्ट के आगे क्या बोलते? नहीं नहीं, कानून कोई नहीं है जी। अगर कानून नहीं है तो पैसे क्यों नहीं दिए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर कोर्ट ने दोबारा से कहा कि तकनीकी कारणों से यदि आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो ये सरकार की कमी है, उस मजदूर की गलती नहीं है जिसके अकाउंट में आप पैसे नहीं दे रहे। तुरंत प्रभाव में दिल्ली के 90,000 श्रमिकों के अकाउंट में 8,000 रुपये डालिए। ये बात स्वयं माननीय कोर्ट ने कही। फिर कोर्ट ने बार बार कहा कि ये जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक, ये केवल अवसंरचना नहीं है, ये राष्ट्र बनाते हैं। और ये जो राष्ट्र बनाते हैं और आपने जो बोर्ड बना के रखा है, इस बोर्ड के माध्यम से इनको वास्तविक लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने फिर दोहराया कि BOCW एक्ट जो आपका 1996 का है, आप इतना सेस इकट्ठा करते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो क्यों नहीं आप इनके स्वास्थ्य में, इनकी सुरक्षा में, इनके वेलफेयर में लगाते हैं? ये बताए राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, अध्यक्ष जी। और मैं वो पूरा का पूरा चार्ट भी यहाँ पढ़ना चाहती हूँ कि कितनी योजनाएं हैं, क्या क्या पैसे दिए जाते हैं और तत्कालिक सरकार ने उसमें क्या किया। बात करती हूँ मिसकैरेज। माननीय विधायक जी कह रहे थे गांव चले गए। अगर आपके पास रजिस्टर्ड है मिसकैरेज जैसी महिलाओं की एक स्थिति, उसमें जिसमें मात्र 3,000 रुपये देने होते हैं,
दिल्ली सरकार ने उस समय एक भी महिला को ये लाभ नहीं दिया, ये पैसे नहीं दिए ताकि वो अपनी मुसीबत की घड़ी में इसका लाभ ले पाती, नहीं दिए। इसी तरीके से जो मकान की बात उन्होंने कही कि जी मकान कैसे देते, गांव चले गए थे, फिर आपने वो 2000 रुपये कैसे दिए? और ये बताइए 24 में कौन सा कोविड था कि गांव चले गए? हजारों मजदूरों को तो आप अलग अलग रूप में खूब दे रहे थे, फिर क्या हुआ? यानी कि वो चिट्ठा जिसकी बात माननीय सदस्यों ने बार बार कही कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग नंबर है, 1,90,000 के करीब और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन, परंतु आपने कहा कि हमने 6 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और रिवाइव करने के नाम पे सरकार के पास रिन्यूअल होता ही नहीं। बड़ी समस्या ये भी थी कि जो दिल्ली सरकार थी वो रजिस्ट्रेशन में पैसे लेती थी 25 रुपये, एक मजदूर के रजिस्ट्रेशन में 25 रुपये, और अगर उसे रिन्यू करवाना होता था 20 रुपये, सालाना 20 रुपये, जबकि यही पैसा केंद्र सरकार का है जीरो। मजदूर की रजिस्ट्रेशन में केंद्र सरकार एक भी रुपया नहीं लेती, ना रिन्यूअल में लेती है, और इसीलिए केंद्र सरकार के पास जो डाटा बैंक है वो हर साल रिन्यू होता है, जबकि दिल्ली सरकार के पास जो डाटा है उसका मात्र 7%, जो नीलम जी ने कहा कि मात्र 7% ही रिन्यू हो पाता है। वो डाटा कहाँ चला जाता है? क्योंकि आप सुविधा देते नहीं। क्या करेंगे उस 25 रुपये पर एक गरीब आदमी से लेकर के? जब केंद्र जीरो कर सकता है तो आप गरीब से 25 रुपये लेने वाले कौन होते हैं? वो बेचारा कहाँ से भुगतेगा आपके 25 रुपये? ये हालत थी। फिर आपने कहा कि जी और क्या कर सकते थे हम योजनाओं में? योजनाएं जो परमानेंट डिसेबिलिटी वाली योजना है, जिसमें 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है, लगातार 2018-19 से हम देखें उस मद में भी आपने लोगों को, मजदूरों को पैसा नहीं दिया। और काम करने के लिए टूल अगर मजदूर लेना चाहता है, सरकार उससे मदद करती है 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये की मदद, जिससे उसका जीवन निखर जाता है, उस साजो सामान के साथ वो अपनी रोजी रोटी कमा पाता है। पर देखिए जीरो, 2018 में जीरो, 19 में जीरो, 20 में जीरो, 21 में जीरो, 22 में जीरो, 23 में जीरो, 24 में भी जीरो। कब कोविड था? हर साल जीरो। आपने किसी एक मजदूर को भी ये राशि दी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो मरने पे गरीब आदमी मर जाए और उसका असिस्टेंस देना होता है, हर साल पैसा गया हुआ है, हर साल गया हुआ है। कम रहे सही, इन्होंने 2024 में 180 लोगों को दिया, 2023 में 146 लोगों को दिया, 2022 में 200 लोगों को, 277 लोगों को। भाई जब व्यक्ति यहाँ है, यहाँ जी रहा है, यहाँ मर रहा है, तो उसे टूल नहीं दे रहे, उसको स्वास्थ्य का लाभ नहीं दे रहे, उसके बच्चों को कोचिंग का पैसा नहीं दे रहे। ये क्या फ़र्क है? वो मरने के लिए यहाँ आता है और जीने के लिए आपके पास फंड नहीं है। ये बड़ी अजीब बात लगी मुझे। इसी तरीके से एक्सीडेंट और नेचुरल डेथ के हमारे 2 मद हैं। अगर नेचुरल डेथ होती है तो 1 लाख रुपया सरकार देती है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है काम करते हुए तो 2 लाख रुपये। अफसोस है मुझे, इतनी बड़ी दिल्ली में जहाँ रोज हादसे होते हैं, वहाँ पे आपने 2018 में मात्र 104 लोगों को, 2019 में मात्र 126 लोगों को, सब मिला के, नेचुरल एक्सीडेंटल सब मिला करके, और 2020 में 124 लोगों को। इस तरीके से आपने गिन गिन के, चुन चुन के अपने नज़दीक के लोगों को दिया, जबकि जिनका हक बनता था उनमें से किसी को नहीं दिया। मेडिकल असिस्टेंट का खाना भी मैं पढ़ना चाहती हूँ अध्यक्ष जी। 2018 में इतना बड़ा शून्य, 2019 में शून्य, 20 में 4 लोगों को, 21 में 182 लोगों को, 22 में फिर शून्य, 23 में 1 व्यक्ति को, 24 में फिर शून्य। भाई गरीब की बात करते हो, मजदूर की बात करते हो, उसके मसीहा बनने का नाटक करते हो, जब झुग्गी पे कोई जाके खड़ा होता है तो छाती पीट पीट के रोते हो।
भाई जो तुम्हारे हाथ के 5200 करोड़ रुपए थे, ये क्यों नहीं दिए? जो आप दे सकते थे, जो आप कर सकते थे, उस गरीब को उसका मकान लेने के लिए असिस्टेंस दे सकते थे, लोन दे सकते थे, परंतु आपने नहीं दिया। फैमिली पेंशन नहीं दी, फैमिली पेंशन नहीं दी, यात्रा पास नहीं बनवाया, और यहाँ तक कि स्किल के लिए स्किल ट्रेनिंग जो होती है, ऐसा काम मजदूर का जीवन संवर जाए। 0 इतना बड़ा सिफर, पूरी रिपोर्ट में इतना बड़ा सिफर। यूं ही नहीं सीएजी आती है, आपके इन करतूतों और इन कारनामों के कारण से सीएजी बनती है, जिसमें आपने लगातार मजदूरों का हनन किया, लगातार उनके हक को मारा। ये पता चलना चाहिए दिल्ली के एक एक गरीब को कि ये आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को आम कहती है, कितनी खास है, क्योंकि इनकी नजर का चश्मा केवल उतना देखता है जहां से इनको फायदा होता है। गरीब आदमी दिखता नहीं है इन्हें, गरीब आदमी दिखता नहीं है, फायदे वाले लोग दिखते हैं। गरीब आदमी दिखता तो उसे योजनाओं का लाभ मिलता। 5200 करोड़ रुपए लेबर अकाउंट में पड़े पड़े बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि किस गरीब के हम काम आएंगे, परंतु इन्हें फुर्सत नहीं है, इन्हें फुर्सत नहीं है वो सब करने की, दिखाने की, लोगों की मदद करने की। अध्यक्ष जी, मैं इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि ये जो पाप आम आदमी पार्टी ने किया है, ये जो पाप पिछली सरकार के मुखिया ने किया, इनके लेबर मिनिस्टर ने किया, इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और ये जो सीएजी रिपोर्ट है ये पीएसी में जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री के रूप में दिनांक 4 अगस्त 2025 को सदन पटल पर सीएजी की 4 रिपोर्ट पेश की थी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पर रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 23-24 के दौरान 15,237 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं की गई, जिसमें से 8,376.40 करोड़ रुपए सरेंडर में देरी के कारण लैप्स हो गए। इस राशि का उपयोग जरूरी विकास कार्यों के लिए किया जा सकता था। वर्ष 23-24 के फाइनेंस अकाउंट्स में सीएजी ने पाया कि सरकारी विभागों ने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट बिल जमा नहीं किए, जिस कारण 346.82 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। इसका अर्थ यह कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं था कि विधानसभा के ऑथराइजेशन के अनुसार राशि वास्तव में खर्च की गई थी या नहीं। वर्ष 22-23 में यह राशि 574.89 करोड़ रुपए थी। सीएजी ने 31 मार्च 2024 तक 3,760.84 करोड़ रुपए की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने पर चिंता व्यक्त की है। वर्ष 23-24 के लिए स्टेट फाइनेंसेस पर रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 22-23 में रेवेन्यू सरप्लस 14,457 करोड़ रुपए से घटकर 23-24 में 6,462 करोड़ रुपए हो गया। यदि केंद्र सरकार ने पेंशन देनदारियों और दिल्ली पुलिस पर 11,123 करोड़ रुपए का खर्च वहन नहीं किया होता तो यह राजस्व घाटे में बदल जाता। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार कैपिटल बजट से कम रहा है। राजकोषीय घाटा वर्ष 19-20 में 416 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 23-24 में 3,934 करोड़ रुपए हो गया है। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पर सीएजी की रिपोर्ट में भी कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। तत्कालीन दिल्ली सरकार के पास बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की संख्या से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े नहीं थे। 6.96 लाख पंजीकृत श्रमिकों में से विभाग के पास केवल 1.98 लाख श्रमिकों का डाटाबेस था। डुप्लीकेट इमेज और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कई खामियां मिली। आश्चर्यजनक रूप से 1.19 लाख लाभार्थियों को 2.38 लाख इमेज से जोड़ा गया। राष्ट्रीय औसत 74% के मुकाबले केवल 7.3% रजिस्ट्रेशन को ही रिन्यू किया गया। एकत्रित किए गए सैस के रिकॉर्ड तथा जिला और बोर्ड के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के बीच 204.95 करोड़ रुपए का अंतर था। बोर्ड कुल एकत्रित सैस में से केवल